सफाई करने वाली आंटी के होंठ धीरे धीरे ऊपर उठे, मुस्कान अजीब सी जैसे किसी और के नियंत्रण में हो। अचानक वो झटके से सिंक पर कूद गई। उसका माथा धड़ धड़ कांच पर जोर से टकराने लगा। खाली बाथरूम में वो आवाज गूंज रही थी। माथे से खून बहने लगा और उसने उसी खून से शीशे पर कुछ टेढ़मेढ़े शब्द लिख दिए। अचानक लाइट्स फ्लिकर हुई, फिर पूरी तरह अंधेरा। जब रोशनी वापस आई वो गायब थी। आरव ने टॉर्च उठाकर इधर उधर देखा, तभी आंटी एक कोने के अंधेरे से झटके से बाहर आई। उसकी आंखें पूरी तरह खाली, मुंह से धीमी गहरी जानवर जैसी आवाजें। चारों डरकर पीछे हट गए। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला, समीर अंदर आया। आंटी की आंखों में अचानक होश लौट आया। सन्नाटा। समीर ने बताया कि उसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो सब उसे एक पंडित के पास ले गया, वो अकेला इंसान जो शायद इस बात को समझा सके। पंडित ने सुना और बहुत धीमी आवाज में बोला, किसी ने मृत आत्मा को जगाया है। ये सामान्य भूत नहीं है, ये बहुत क्रूर है। तुम लोगों ने ऐसा क्या किया कि इसका जहर इतना गहरा हो गया? सबने कहा, किसी ने उसके साथ कुछ नहीं किया, वो खुद ही पागल हुई थी। पंडित ने आंखें बंद करके सिर हिलाया। जीवित रहते पागल थी, मरने के बाद और भी खूंखार हो गई है। आरव ने धीरे से पूछा, तो इसका समाधान? पंडित ने जवाब दिया, पवित्र खंजर ले आओ। सबको लगा था कि पंडित कोई उपाय बताएगा, पर बात उलट हो गई। उसने धीरे धीरे एक चाकू निकाला और सीधे अपने ही पेट में घूम दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उसके शरीर को नियंत्रित कर रही हो। उसने खुद को बार बार वार किया। खून जमीन पर टपक रहा था। कुछ पल बाद नियंत्रण टूट गया। वो वही बैठ गया, सांसें तेज, आवाज टूटती हुई। तुम लोगों के पास बस 3 दिन है। जिस शख्स ने ये आत्मा जगाई है उसे ढूंढो। ये अपवित्र जल उसकी और उसके इस्तेमाल किए सामान पर डाल देना, या उसे खत्म कर दो, नहीं तो तुम सब मरोगे। ये कहकर उसका शरीर पूरी तरह ढीला पड़ गया। कमरा एकदम खामोश। सबने वो काली सी शीशी उठा ली। दिल में एक ही बात, समय बहुत कम है। रात को सब साथ बैठकर सोचने लगे, आखिर किसने आत्मा को बुलाया? किसी ने कहा, सब जानते हैं ग्रुप लीडर और कोच के बीच कुछ चल रहा था, लेकिन इससे भूत कौन बुलाएगा? दूसरे ने धीमी आवाज में कहा, मुझे तो उसके पिता पर शक है। सोचो, अपनी बेटी के अंतिम संस्कार में भी नहीं आया। ये अजीब नहीं है? समीर को याद आया, वो अक्सर कहती थी कि उसके पिता काला जादू करते हैं। सबकी निगाहें धीरे धीरे एक दूसरे से मिली। अब शक साफ था, इस भयानक पुनर्जन्म के पीछे शायद उसी के पिता का हाथ है। किसी ने अविश्वास में पूछा, कोई बाप अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? समीर की आवाज ठंडी थी, ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। वो बोला, उसने एक बार कव्या, दिवंगत लड़की को घर छोड़ा था। उसे याद है, उसके पिता शराब में चूर। लड़खड़ाती आवाज और फिर अचानक बेल्ट उठाकर उसे पीटना शुरू। हर बार उसे आधा मरा छोड़ देता था। तभी समझ आया कि कव्या हॉस्टल में क्यों रहना चाहती थी। घर जाने के नाम पर ही उसे डर लगता था। आरव को उस रात के अंतिम संस्कार की घटना याद आई। ताबूत खुद ही गिर गया, लाइट्स झिलमिलाई और खेल गृह के बास्केटबॉल पोस्ट के नीचे किसी ने चुपके से तांत्रिक सामान रख दिया था। इसका मतलब साफ था, वही रात में पुनर्जीवन का अनुष्ठान किया गया था। और उस रात कव्या का पिता अंतिम संस्कार में था ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसी वक्त खेल गृह में अपनी मरी हुई बेटी को वापस बुलाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर सब चुप रहे। मीरा ने धीरे से कहा, उस रात सना और रीना भी नहीं थी। सना ने माथा दबाया, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, मैं पहले घर जाऊं। मीरा उठी, मैं छोड़ देती हूँ। जैसे ही वो उठी, कमरे में शक की हवा फैल गई। किसी ने कहा, क्या हम अब भूत से डरते डरते एक दूसरे पर शक करने लगे हैं? एक ने ठंडे स्वर में पूछा, तुम भी तो अंतिम संस्कार में नहीं थी? कहा थी। सना बोली, हॉस्पिटल में, जब उसने मुझे चाकू मारा था। वो घाव लगभग भर चुका था, पर फिर अचानक से दोबारा फट गया। कमरा जम गया। किसी ने धीमे से कहा, कितनी अजीब बात है। दूसरे ने जवाब दिया, और उससे भी अजीब, तुम्हें ठीक उसी समय सिरदर्द हुआ। तनाव बढ़ने लगा। समीर ने हाथ उठाया, बस एक दूसरे पर आरोप लगाने से कुछ नहीं मिलने वाला। कल हमारा एग्जाम खत्म होते ही हम कव्या के घर जाएंगे। उसके पिता के बारे में जो भी मिल सकता है ढूंढेंगे। अगर वहाँ से कुछ नहीं मिला तब कोच की बारी होगी। हॉस्टल की वार्डन आंटी कव्या के कमरे के दरवाजे के बाहर बार बार चक्कर लगा रही थी। मेघा ने जाकर पूछा तो पता चला टीचर ने कहा है कि कव्या की चीजें साफ करवा दी जाए। लेकिन आंटी ने घबरा कर कहा, कमरे के अंदर से अजीब सी सांसों की आवाज आ रही है, जैसे कोई धीरे धीरे जी रहा हो। वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मेघा ने थोड़ी देर सोचा और दरवाजा खुद खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा सीधी चेहरे पर लगी। कमरा शांत था, पर कुछ सही नहीं था। उसने चारों तरफ नजर घुमाई। कूड़ेदान में एक फटी हुई गर्भ निरोधक गोलियों की स्ट्रिप पड़ी थी। उसने उसे उठाया, फिर कव्या का टैबलेट देखा और सोचा शायद इसमें कोई सुराग मिले। वो फाइल्स पलट ही रही थी कि खिड़की के बाहर एक मानव आकृति जैसी छाया दिखी। मेघा ने झटके से पलट कर देखा, पर वो तो बस पेड़ की डालियां हिल रही थी। उसने लंबी सांस ली, लेकिन ठीक उसी पल उसकी निगाह बिस्तर पर गई। गद्दा हल्का सा धंस रहा था, जैसे कोई वहाँ से अभी धीरे धीरे उठ रहा हो। मेघा भागने को मुड़ी, पर अचानक एक कुर्सी जोर से उसकी तरफ सरकी और सीधे उसके पैरों से टकराई। वो जमीन पर गिर गई और कमरे की हवा अब पूरी तरह जिंदा लग रही थी। सब कुछ खत्म हो चुका है, तू अभी क्यों नहीं जाती? मेघा की आवाज कांप रही थी। माफ करना आंटी। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि कव्या की परछाई क्लासरूम के दरवाजे पर दिखाई दी। उसकी आंखें खाली, वो एक एक कदम अंदर आई। कुछ पल के लिए सब जड़ हो गए, फिर अचानक कोई चीखा, कुर्सियां गिरने लगी, बच्चे दरवाजे की ओर भागे। क्लासरूम में दहशत फट पड़ी। बाद में सबको स्पोर्ट्स हॉल में बुलाया गया। डीन ने सबको शांत रहने को कहा, तुम लोग एक सहपाठी को खो चुके हो और एग्जाम का दबाव भी है। तुम्हें भ्रम हो रहे हैं। तुम्हारी आंखों ने जो देखा है वो हकीकत नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स चीखते रहे, हमने उसे देखा है, वो वापस आई है। मेघा ने खुद को रोक नहीं पाई। वो सीधे कोच के सामने गई। आपको पता है ना कि किसी ने कव्या की आत्मा को बुलाया है? आप जानते हैं, है ना? कोच का चेहरा फीका पड़ गया, पर उसने सख्त बनकर कहा, तुम लोग ज्यादा सोच रहे हो। मेघा को अब सब जोड़ समझ आने लगे। सब जानते थे वो और कव्या सिर्फ कोच स्टूडेंट रिश्ता नहीं था। दबाव बढ़ा। कोच की मुस्कान अजीब होने लगी, जैसे किसी और का चेहरा उस पर चढ़ गया हो। और फिर उसने कबूल किया। वो खेल छात्रवृत्ति लेकर कॉलेज जाना चाहती थी। मैंने बस उसकी मदद की। उसके बाद सब आसान हो गया। उसकी आवाज में पछतावा नहीं, सिर्फ एक बीमार सी संतुष्टि थी। उसी वक्त कव्या की आकृति स्पोर्ट्स हॉल में दिखी। सब चीखते हुए भागे। कुछ समय बाद समीर, मेधा और बाकी 3 लोग कव्या के घर पहुंचे। दरवाजा बंद था। समीर ने खिड़की लात मारकर तोड़ दी और अंदर कूद गया। कमरे में धुंधली रोशनी थी और हवा में सड़ांध की गंध। फर्श पर, दीवारों पर पूजा के सामान,
मोमबत्तियां, अजीब चिन्ह, सब साफ था। यही वो अनुष्ठान हुआ था। मेघा की आवाज धीमी और भारी थी। जब वो जिंदा थी वो उसे मारता था, अब वो मर गई है, फिर भी वो अपनी ख्वाहिशों के लिए उसे वापस खींच रहा है। उन्होंने चारों तरफ बिखरे तंत्र सामान को देखा। ये यही है, इन्हीं से उसने उसे वापस बुलाया था। समीर ने गहरी सांस ली। एंड ठीक है, इन्हें यही खत्म करते हैं। सबने तय कर लिया था कि उन्हें इस अनुष्ठान की हर चीज को पूरी तरह नष्ट करना होगा। जैसे ही वे सामान जलाने लगे, ऊपर से भारी कदमों की आवाज आई। कव्या का पिता हाथ में बड़ा चाकू लिए पागलों की तरह सीढ़ियां उतर रहा था। उसकी आंखों में कोई इंसानियत नहीं बची थी, सिर्फ हिंसा और पागलपन। मेघा ने बिना सोचे झट से अपवित्र जल उस पर फेंक दिया। वो दर्द और गुस्से में चिल्लाया, फिर मुड़कर ऊपर भागा, खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश की। उसी समय रीना को वो वुडू गुड़िया मिल गई, जो इस पूरे अनुष्ठान का मुख्य माध्यम थी। उसने गुड़िया को जमीन पर रखा, बची हुई पूरी बोतल उस पर उड़ेल दी और पूरी ताकत से उस पर पैर रख दिया। इसी के साथ बाहर से एक भारी धड़ाम की आवाज आई। कव्या का पिता छत से फिसलकर लोहे की रेलिंग पर जोर से गिर चुका था। रात को पुलिस स्टेशन से निकलते हुए सबको लगा सब खत्म हो चुका है, अनुष्ठान करने वाला मर चुका था। जैसा पंडित ने कहा था, शाप यही रुक जाना चाहिए था। पंडित ने भी कहा, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया, पर आत्मा को पूरी तरह शांति देने के लिए आत्मा विदाई अनुष्ठान होगा। उसने मेघा से कहा, कव्या और उसके पिता दोनों के लिए पुण्य कर देना, ताकि वे और तुम कोई भी एक दूसरे से बंधे न रहें। उस रात मेघा और समीर मंदिर पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर धीरे से कहा, कव्या हमें माफ कर देना और अपने पिता को भी माफ कर देना। अब बस शांति से चले जाओ। दोनों की आंखों में थकान थी, दिल में उम्मीद कि अब सब कुछ सच में खत्म हो चुका है। वे मंदिर से बाहर निकले, लेकिन किस्मत की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। थोड़ा सुकून मिलने लगा था। समीर ने भारी सांस लेते हुए कहा, कव्या का बाप उस आदमी से ज्यादा गिरा इंसान मुश्किल मिलेगा। शराब, जुआ, बीवी छोड़कर चली गई तो घर भी बेच दिया और सारे जख्म कव्या को उठाने पड़े। उसकी जिंदगी ही दुख थी। अच्छा हुआ सब खत्म हुआ। मेघा ने भी हल्की मुस्कान दी। उन्होंने देखा 3 दिन की समय सीमा अब बीत चुकी थी। दोनों को लगा अब सच में सब ठीक हो गया है। पर तभी मेघा का चेहरा बदल गया। मेरी फोन, वो जेब टटोलने लगी। फोन कहीं था ही नहीं। उसे याद आया, शायद मंदिर के बाहर वाले पेड़ के पास गिर गया होगा। वो वापस गई, फोन मिल गया, लेकिन वापस आते समय उसकी नजर एक छोटे से स्टॉल पर पड़ी। वहाँ कुछ जानी पहचानी वस्तुएं रखी थी। मेघा ने पूछा, ये चीजें क्या है? दुकान वाला मुस्कुराया, ये भैरव रोप है, भूत प्रेत भगाने के लिए। ये शांति तावीज जो बुरी शक्ति को शांत करता है। और ये वो एक धूसर सी गुठली उठाता है। इसे कहते हैं जंगली सुअरबाई, दिखने में मिट्टी जैसा पर बहुत दुर्लभ, सबसे शक्तिशाली है उपद्रवी आत्माओं को रोकने में। इतना सुनते ही मेघा के दिमाग में जोर का झटका लगा। उसने देखा ये सब वही चीजें थी जो कव्या के घर में मिले थी। उसे एकदम समझ आ गया, कव्या का पिता उसे नुकसान नहीं बल्कि उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। वो उसे बुराई से मुक्त करना चाहता था, न कि उसे वापस बुलाना। उधर हॉस्पिटल में पंडित का शरीर अचानक झटकों में मरोड़ खाने लगा। कव्या की आत्मा ने उसे पूरी तरह निगल लिया था। कार में इंतजार कर रहा समीर अचानक पीठ के पीछे ठंडी सांस महसूस करता है। 2 बर्फ जैसी ठंडी हथेलियां उसकी आंखों पर आकर टिक जाती है। कार खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती है। एक अदृश्य शक्ति गाड़ी को तेज रफ्तार से आगे धकेल रही थी। समीर दौड़ भागकर स्टीयरिंग थामता है। आखिरी क्षण में सीट बेल्ट बांध लेता है। धड़ाम, कार दीवार से टकरा जाती है। धुआं उठने लगा, पर वो किसी तरह बच गया। मेघा ने ये देखा, वो चीखते हुए भागी, लेकिन कार का दरवाजा नहीं खुल रहा था। नीचे पेट्रोल भरा था। चिंगारी बस एक पल दूर थी। मेघा ने लोहे की रॉड उठाई, शटर की तरह कांच तोड़ा। समीर का हाथ पकड़ ही लिया था। तभी ऊपर लगा लोहा पाइप अचानक खुलकर सीधे कार की छत पर धड़ाम से गिरा। दोनों बाल बाल बचे। उन्होंने सोचा शायद अब बच गए, लेकिन तभी कार अपने आप पीछे की ओर खींचने लगी। अंदर की सीट पर कव्या की आत्मा समीर को जकड़े बैठी थी। उसकी उंगलियां उसकी कलाई में धंसी हुई और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, वापस न छोड़े जाने का दर्द। तेज धार की स्टील वायर समीर की गर्दन से छूते ही उसका सिर सीधे कटकर जमीन पर गिर गया। मेघा की चीख गले में ही अटक गई। वो अभी समझ भी नहीं पाई थी कि क्या हुआ कि कव्या कार की छत पर खड़ी उसे ठंडे खाली चेहरे से घूर रही थी, जैसे कह रही हो अगली बारी तुम्हारी है। मेघा भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है। आखिरी उम्मीद पंडित, लेकिन बिस्तर पर सिर्फ उसका सफेद ठंडा शरीर पड़ा था। उसकी आंखों में अब कोई जीवन नहीं था। मेघा ने कांपते हुए उसके पास रखा पवित्र खंजर उठा लिया, फिर तुरंत अपने दोस्तों को मैसेज भेजा, सब कव्या के घर पर मिलो, ये खत्म नहीं हुआ है। उधर अनाया सोने ही वाली थी कि खिड़की के बाहर से कोई धीमी आवाज में उसका नाम पुकारता है। वो डरते हुए पर उत्सुक होकर खिड़की के पास गई, कुछ नहीं। फोन पर तभी मेघा का मैसेज चमका, लेकिन अनाया ने उसे देखा नहीं। नीचे सड़क पर उसे कव्या की आकृति दिखी। उसे लगा शायद भ्रम है। उसने टैबलेट उठाकर वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की, पर कव्या अचानक उसके ठीक सामने आ गई। कव्या ने अनाया के बाल पकड़कर उसका सिर दरवाजे के चौखट पर दे मारा। आवाज सुनकर उसकी माँ ने दरवाजा खोला और सीधा पेंसिल जैसी नुकीली रॉड उसके सिर के आर पार निकल गई। फर्श पर खून की धारा बहने लगी। इसी बीच रीना और मीरा मेघा के पास नहीं गई, वो स्पोर्ट्स हॉल पहुंची। रीना बोली, मैंने तरीका ढूंढ लिया है। ये सब की शुरुआत कव्या की मौत से हुई थी। सब खत्म करने के लिए वापस उसी जगह जाना होगा जहाँ उसने खुद को खत्म किया था। उधर मेघा अकेली कव्या के घर में तलाश कर रही थी। उसने दराज से एक किराए का एग्रीमेंट और बैंक की रसीदें निकाली और वो रुक गई। उसके पिता ने अपना घर बेच दिया और फिर किराए पर रहने लगा। सारी बातें अब जुड़ रही थी। वो आदमी बुराई में नहीं बल्कि अपनी बेटी को बचाने में टूट चुका था। कव्या मरने के बाद भी दर्द में थी और अब उस दर्द ने सबको निगलना शुरू कर दिया था। जब मेघा सब समझ ही रही थी, स्पोर्ट्स हॉल में रीना को रेंट की रसीद मिली और वो घबरा कर बोली, मैंने अभी अभी किराया लिया है। यानी वास्तव में कोई था जिसने मृत आत्मा को जगाया। ये आम भूत नहीं है। उसी वक्त उन्होंने वुडू गुड़िया देखी। मीरा चिल्लाई, जल्दी उस पर अपवित्र जल डालो, लेकिन रीना ने कहा, नहीं, हम सीधे कव्या को बुलाएंगे। अगर हम माफी मांग ले शायद वो हमें छोड़ दे। मीरा हैरान थी, हम उसे क्यों बुलाए? पहले बाकी सबके आने का इंतजार करते हैं। रीना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, धीमी ठंडी आवाज में, कोई और नहीं आएगा क्योंकि बाकी सब मर चुके हैं। मीरा का चेहरा जम गया। उसे विश्वास नहीं हुआ। अब सच में बस वे 2 ही बची थी। रीना बोली, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो बस मरने का इंतजार रह जाएगा। कोशिश करना बेहतर है। लेकिन तभी मीरा को एक बात याद आई, तुमने कहा था तुम भूतों को नहीं देख सकती, फिर ये सब कैसे करोगी?
रीना ने भारी सांस लेकर स्वीकार किया, हाँ यही वजह है कि मुझे तुम्हारा खून चाहिए, क्योंकि तुम उसे देख सकती हो। मीरा डर गई, अगर वो आ गई तो वो हमें मार देगी। रीना ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुमने कव्या के साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर वो तुम्हें क्यों मारेगी? अनुष्ठान शुरू हुआ, अगरबत्तियां और मोमबत्तियां जल गई। रीना ने धीरे धीरे कव्या का नाम पुकारना शुरू किया, कव्या आओ, मैं मेघा, समीर और अनाया की ओर से हमने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए माफी मांगती हूँ। हमारा इरादा बुरा नहीं था। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। मीरा ने कांपते हुए पूछा, हमने मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? रीना की आवाज टूट गई और सच्चाई आखिर सामने आ गई। कव्या को उन्होंने नहीं पाया था, बल्कि उन्होंने उसे मारा था। और उसी पल मीरा का फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले हो रहा था। कव्या की आंखें सीधी कैमरा में और कैमरा समीर के फोन से रिकॉर्ड हो रहा था। सारा सच समीर के फोन में था और अब कव्या भी वहां थी।